हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो है बेटा वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैंने बताया है आपको कि दो लॉज हैं आपके सिलेबस में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा हो गया था, अब है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो भी हमारा हो गया था कल के लेक्चर में। तो आज जो है हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आज के लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और ब्रीफ ओवरव्यू जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की दूंगा। तो सो फार एज द लॉ और यू कैन सो फार एज द टॉपिक इज कंसर्न बेटा, जैसे देखिए हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसके बॉटम स्टेप पे देखिए आप। देन जब जैसे ही हमको यहाँ पे पता चला, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एटम का नाम जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कि किसने दिया, कैसे क्या हुआ, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हो गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हमको एक और कंसेप्ट मिल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या थी? नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज, कि ये जो लॉज आ गए तो अब इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी कि इनको एक्सप्लेन भी करो, ठीक है, ताकि जो हम कह रहे हैं वो फुल फ्लैज्ड जो है वो एक्सप्लेन हो। तो ब्रिटिश केमिस्ट जो जॉन डाल्टन थे, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे बेटा। ब्रिटिश केमिस्ट्री नॉयर थे ये, केमिस्ट जिनको हम बोलेंगे जॉन डाल्टन। ही प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो उन्होंने मतलब सबसे बेसिक थ्योरी बताई मैटर के बारे में। डाल्टन ने क्या किया कि ही पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। उसने मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया जो है ये आइडियोलॉजी रखी उसने, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर सामने, ठीक है नहीं। तो विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलासफी, मतलब अगर हम तब तक की बात करते ये तो ये लगभग एक फिलासफी थी, फिलासफिकल व्यू से ही ये इसको डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। लेकिन आगे जो है हम देखेंगे ही टूक द नेम, मतलब जब आप देखते हो कि एटम का नाम जॉन डाल्टन ने दिया बेटा ज़रूर, लेकिन इससे पहले भी जो साइंटिस्ट मैंने बताए थे आपको, जिनका मैंने ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन बताया था आपको पहले ही स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, तो उन्होंने भी दिया था। लेकिन उनकी तरह जो है जो जॉन डाल्टन ब्रिटिश ये हैं केमिस्ट हैं, ये भी क्या करते हैं, जॉन डाल्टन टूक आल्सो द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक्स, ठीक है नहीं। मतलब जिस तरह से ऑलरेडी ये ग्रीक्स ने दिया हुआ था एटम का नाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल और पोर्शन ऑफ मैटर को, तो डाल्टन भी इसका नाम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम ही देते हैं, ठीक है। एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स, और यहाँ कह देते हैं ये कि वाकई में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर जो है वो एटम ही है। तो हीज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल। बेटा देखो ये अब जो इसकी थ्योरी है, तो वो थ्योरी किस पर है? इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर पर है, जिसको हम एटम कहते हैं। तो एटम पे जो फर्स्ट एवर थ्योरी थी वो सबसे पहले जो है इसी ब्रिटिश केमिस्ट जिसका नाम जॉन डाल्टन था उसने दी है। तो अगर आपको कहीं पूछा जाता है कि फर्स्ट एवर थ्योरी ऑन द एटम वाज, तो वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि जॉन डाल्टन ने ही दी थी, ठीक है। तो इसी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं कि ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज टोटली बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, की जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा, इन ही लॉज पे जो है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस्ड थी बेटा, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड फॉर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए एक एक्सप्लेनेशन इसने प्रोवाइड की। तो आगे अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पर कि जैसे देखो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी है। तो यहाँ हमने इसकी बायोग्राफी को आप देख लीजिए अगर आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है इसको। जॉन डाल्टन कब बर्न हुआ था, कब क्या काम किया था उसने, ठीक है, और फिर कब उसकी मौत हुई थी वगैरह, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ये आप सेल्फ स्टडी कीजिए खुद से, ठीक है। यहाँ से आगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैं जो आज के लेक्चर का टॉपिक लिखेंगे आप, वो होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू इसका बता रहा हूँ कि किस तरह से हम आएंगे इस टॉपिक की ओर बेटा। तो अब फाइनली जब डाल्टन ने ये एटम के ऊपर थ्योरी बनाई जो कि बेस्ड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, अब देखिए, अब आप लिखिए कॉपी पे बेटा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या है? ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड आर अ मिक्सचर, कोई हर एक किस्म का मैटर, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, वेदर द मैटर इज एलिमेंट, वेदर इट इज कंपाउंड, वेदर इट इज एलिमेंट, वेदर इट इज मिक्सचर, इट इज सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स। डाल्टन का मानना है कि कोई भी किसी भी किस्म का मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से जिनका नाम एटम्स है। क्लियर है?
अब उसके पॉस्टुलेट्स हैं, जैसे आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखिए, ठीक है। तो पॉस्टुलेट का मतलब पहले आप समझिए कि पॉस्टुलेट किसको कहते हैं बेटा। बेटा पॉस्टुलेट कहते हैं हम उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। मतलब जिस मतलब बात को पूरे यूनिवर्स में माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए, उसे हम पॉस्टुलेट कहते हैं। तो डाल्टन्स की थ्योरी के पॉस्टुलेट जो थे वो क्या क्या थे। पहला पॉस्टुलेट था बेटा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, की जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर है, और इट इज़ सपोज टू बी मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का वो बने हुए होते हैं मैटर, ठीक है। जो भी किस्म का मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन आल्सो, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और आगे जब हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा यहाँ पर जो डाल्टन ने बात कही थी, डाल्टन ने बेटा ये बात भी कही थी एटम में, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इन पार्टिकल ऑफ मैटर बट इट इज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल। ये बात इन्होंने थोड़ी बता दी थी यहाँ पर कि ये इनडिविजिबल है, बस एटम ही लास्ट स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो उसको थोड़ी सी रद्द कर देती है, वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब डिविजिबिलिटी ऑफ एटम की बात आती है, जैसे आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। और बेटा इन्वेस्टिगेशन से भी कहते हैं कि ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वहाँ पर होता है, बल्कि वहाँ पर जो है बहुत सारे यानी मोर देन 35 पार्टिकल जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मोटे मोटे जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है और वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है बेटा। तो पहला पार्टिकल जो है यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बता दिया वो आता है। दूसरा पॉस्टुलेट है यहाँ पे एटम्स आर इंडिविजुअल, देखिए यही बात मैं आपको बता रहा था, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, डाल्टन का मानना है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि जिनको ना ही आप क्रिएट कर सकते हो केमिकल रिएक्शन के दौरान में, जितना वो मतलब मैटर आपका केमिकल रिएक्शन में आ रहा होगा वो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसको रिएक्शन के दौरान में जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ एक चीज़ मैं आपको ऊपर बता रहा था कि इंडिविजिबिलिटी की बात तो डाल्टन ने की बेटा, लेकिन इसने कहा कि और मॉडर्न थ्योरी ने भी बताया था कि हालांकि एटम अगर डिविजिबल भी है, लेकिन येट एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको पॉस्टुलेट नंबर 1 में यहाँ पे मिल रही है कि एटम, यहाँ पे तो डाल्टन बता रहे थे कि ये इंडिविजिबल होता है, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि ये डिविजिबल है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स हुआ करते हैं, तो लेकिन वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अकेले नहीं टेक पार्ट करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन में, याद रखना है एटम ही वहाँ पर जो है। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि हाँ ये बात सही कह रही की है डाल्टन ने कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो टेक पार्ट कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब हालांकि ऑल्दो देयर लाइज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम बट एटम इज द ओनली स्मॉलेस्ट पोर्शन विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि डाल्टन भी यहाँ पे बता रहे। सिर्फ फर्क ये है मॉडर्न और यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी में कि डाल्टन बता रहा है ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, मॉडर्न थ्योरी कहती है नहीं ये डिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दूसरा पॉस्टुलेट मैंने अब आपको वही बात बता दी कि इंडिविजिबल बता रहे हैं, डाल्टन का मानना है एटम्स आर इंडिविजिबल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये दूसरा पॉस्टुलेट है, ना ही हम उसको क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो तीसरा है आपका एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, आप ऐसे भी लिख सकते हो जो किसी भी एलिमेंट के गिवन एटम्स होंगे तो वो आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब उनका मास सेम हो सकता है, उनकी जो है वॉल्यूम सेम हो सकती है, उनका साइज सेम हो सकता है, उनकी वैलेंसी सेम हो सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। तो मतलब उनकी किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल एक जैसे होते हैं मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर नाइट्रोजन एलिमेंट की बात करूंगा तो नाइट्रोजन एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रेजेंबलेंस शो करेंगे, मतलब सिमिलरिटी शो करेंगे, वो एक जैसे होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नाइट्रोजन, और चूंकि नाइट्रोजन गैस है बेटा, नाइट्रोजन जो है वो डाई एटम है, 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, N2 एग्जिस्ट करता है, तो जो आप बताओगे नाइट्रोजन का एक एटम वैसा ही नाइट्रोजन एटम दूसरा भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो है वो डिफर करेंगे, ऐसा मानना नहीं था डाल्टन का। डाल्टन का मानना था कि एलिमेंट के जो भी एटम्स होंगे वो आपस में आइडेंटिकल यानी एक जैसे होंगे किसी भी रेस्पेक्ट में, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मास है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनकी सारी सेम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है बेटा पॉस्टुलेट नंबर 4, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। देखिए जब सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो दैट इज़ वाई ही से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस।
एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का एलिमेंट का एटम बताऊँ और यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम बताऊँ, तो ये दो बेटा एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ और जिनका मास जो है वो आपस में क्या करेगा, डिफर करेगा, मतलब वो सेम नहीं आएगा, वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, ऐसा मानना था डाल्टन का। ठीक है, तो जाहिर सी भी बात है, ये इस पे हम भी इत्फाक कर सकते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसीलिए तो ये पोस्टुलेट कहला रहा है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है बेटा वो था एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने इसको थोड़ा सा रद्द किया था। मॉडर्न थ्योरी ने बताया था कि हर जगह पे ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं में आती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपके सिलेबस में वैसे नहीं है तो अब वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपको, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो डाल्टन ने बताया था कि जब भी एटम्स अब कंबाइन होते हैं, ठीक है, व्हेन एवर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशोज, कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशोज ही बनाते हैं कॉम्बिनेशन के दौरान में। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर सपोज कीजिए बेटा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस O2, तो ये क्या बनाता है आपका, आपको पता है कि ये H2O बनाता है। ठीक है, और बैलेंस रिएक्शन इसकी है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन जो है, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग जो होता है वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको एडवांस में कि यहाँ पे आपको नंबर हिट करना होता है, ट्रायल कोशिशें करनी होती हैं इसको बैलेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड रिएक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, देखिए आइडिया बैलेंसिंग मैंने कहाँ से लिया है, मैंने यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ मेरा एक ही है, तो मैंने 2 ऑक्सीजन को बैलेंस, लेकिन ऐसे करते हैं हम एज अ कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 नहीं करते हैं, ये गलत तरीका होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया बेटा, तो इससे मेरे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन बदले में हाइड्रोजन मेरे 4 हो गए, 2 2 4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फटाफट से रिएक्टेंट में 2 टाइम्स H2 कर दिया, तो 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड मेरी बराबर हो गई, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इस चीज़ को छोड़िए, अब आप ये देखिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुआ तो बना क्या टोटल में, वो बना आपका H2O। तो H2O में आप रेशो निकालिए बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय देयर मास, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन निकालिए। तो कंपाउंड है आपका H2O। देखिए एक हाइड्रोजन एटम का मास बेटा 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना बनेगा, 2:2। ऑक्सीजन का एक ही एटम यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास जो होता है वो आप याद रखेंगे 16 होता है। तो रेशो इनका मास हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन जो है वो कितना बन रहा है, 2:16, जो लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अगर हम इसको सिंपल और कर सकते हैं, हम करेंगे 2 1 जार और 2 8 जार, तो कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 1:8 बनेगा, मतलब हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन रहेगा आपका 8, तो 1:8 जो है कि सिंपल रेशो या सिंपल होल नंबर रेशो मानी जाती है H2 के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप जो है बेटा CO2 के लिए भी ये होल नंबर रेशो देख सकते हैं कि सिंपल आती है। जिस देखिए कार्बन यहाँ पर कितना मास रखता है, 12 एक एटम, और ऑक्सीजन एक एटम मैंने अभी बताया था 16 होता है, 2 एटम का 16 2 32 आएगा। ये थोड़ी कम्प्लेक्स रेशो है, इसको हम सिंपल बना सकते हैं 4 3 जार और 4 8 जार। तो इंस्टेड ऑफ 12 and 32 यू गॉट द रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म एज 3:8, तो 3:8 इज सिंपल होल नंबर रेशो। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो डाल्टन का बताना था यहाँ पर कि एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स, के एटम्स जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो स्मॉल होल नंबर रेशो में, सिंपल होल नंबर रेशोज में जो है वो कम्बिनेशन करते हैं आपस में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन ये जो यहाँ पर बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिनाई करती है इस बात को, वो क्या कहती है कि हर जगह पे हमको सिंपल होल नंबर रेशोज नहीं मिलते हैं। जैसे देखिए कि मैं बताऊँ आपको, शुगर मॉलिक्यूल होता है ना बेटा C12H22O11, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कार्बन का मास, मतलब कार्बन का जो रेशो यहाँ पर आता है वो कितना आएगा, 12, और हाइड्रोजन का कितना आएगा 22, और ऑक्सीजन का जो है वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 11। तो यहाँ पर मतलब अगर हम बाई एटम्स देखेंगे कॉम्बिनेशन रेशो, बाई मास नहीं बता रहा हूँ, यहाँ बाई एटम्स ही देख रहा हूँ, तो यहाँ 12:22:11। तो बेटा ये यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, कम्प्लेक्स है, इसलिए वहाँ पर मॉडर्न थ्योरी डिनाई करती है इस बात से, वो कहती है कि हर जगह पे सिंपल रेशो नहीं आती है। लेकिन फिलहाल हम डाल्टन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि डाल्टन के हिसाब से जो एटम्स कहा जा रहा है कि वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाएंगे, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशो करके। ठीक है, लास्ट पोस्टुलेट है इसका, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, कि जितने भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या कि जितने भी किस्म के काइंड्स के एटम्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे गिवन कंपाउंड में। जैसे मान लीजिए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी है बेटा, हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। जैसे H2O ही अगर है तो अगर ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपस में रिलेट होकर H2O बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बताएंगे कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। और दूसरी चीज़ की इसमें जो बेटा ये
मतलब एक तो इनका रिलेटिव नंबर, दूसरा जो इनका कॉइंड है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस्म के अगर आइटम्स आपको यहाँ पर दिख रहे थे तो यही थ्राउट रहेंगे, दूसरा कोई भी आइटम यहाँ पर आपको इसके अलावा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, इनमें फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ऐसा भी मानना था डाल्टन का। तो यही बेटा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके जो ये 5-6 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े आज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जहन में रखने हैं, ठीक है। आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को बेटा एक बार फिर से देखोगे, लेकिन देखोगे क्लास 11th में, लेकिन तब आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हो, दोबारा से कमेंट करके बता सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। लास्टली फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।